हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इन्हीं को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट की। हमने ये भी कहा था कि अगर हमने डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो लगभग मान लीजिए 60% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी कुछ रिएक्शन हमें पढ़नी है फिर डी ब्लॉक में, फिर हमें एफ ब्लॉक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3D 4D 5D 6D सीरीज है। ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे लगभग क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। लेकिन ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। ठीक है, तो यही सब हमने पढ़ लिया था। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको कभी भूलना नहीं है, n-1 डी एन से 10 NS 0 से 2। ठीक है, तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखनी है। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा डी सबशेल में, ये ध्यान रखना है। बाकी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है ये बात हमने कर ली थी। ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कर रही है, हाईली जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, जैसे एस ब्लॉक के मेटल्स हैं तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ये क्या है, एस और पी ब्लॉक के बीच में है डी ब्लॉक एलिमेंट। इस वजह से एस से पी की तरफ अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ आ रही है, यानी कि प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन हो रहा है। इसीलिए ये बीच में आ जाते हैं, बीच में रहते हैं, आ जाते नहीं, बीच में ही रहते हैं। इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये एक रीजन है। इसके अलावा एक और रीजन है जो ज्यादा सही है। अब रीजन ये है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनका जो डी सबशेल है, जिनका होता है इनकम्प्लीटली फिल्ड, वो तो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्लियर है? चलो फिर यहाँ पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं किससे, जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि डी ब्लॉक वाले भी तो मेटल्स ही हैं, जैसे गोल्ड है, यहाँ पे सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, तो सारे मेटल्स ही तो हैं। तो प्रॉपर्टीज भी क्या शो करेंगे, मेटल वाली प्रॉपर्टीज। तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लो वॉलेटाइलिटी, या हम कहें मैलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी, जो भी हमारे मेटल्स प्रॉपर्टी शो करते हैं वही प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। बाकी इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। चलिए फिर वेरिएशन देख लिया था हमने यहाँ पर साइज में, एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट भी साइज का वेरिएशन हो गया था, और टॉप टू बॉटम भी हमने पढ़ लिया था कि साइज का वेरिएशन क्या होता है, क्यों होता है वेरिएशन इतना डिफरेंट। यहाँ पर अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो थर्ड ग्रुप जो है यहाँ पर तो हमारा सीधा सीधा ऑर्डर है। लेकिन जब हम फोर्थ ग्रुप से सीधा 12th ग्रुप तक जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि 3D से 4D आने पर तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 4D से 5D आने पर साइज जो है वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि दो इफेक्ट यहाँ पर एक साथ काम करते हैं। एक इफेक्ट साइज को बढ़ा रहा होता है, एक इफेक्ट साइज को कम कर रहा होता है, जिस वजह से साइज यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये डिस्कस हमने कर लिया था। फिर टॉप टू बॉटम ये देख लिया था हमने। फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो एनर्जी है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, सिंपली। बाकी डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी हुई है, डेफिनेशन भी हमने पढ़ ही ली थी। तो यही बात है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था आयनाइजेशन एनर्जी को। फिर आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, यानी कि एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी और साइज कम होगा। चलिए फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख पाए।
सबसे ज्यादा अगर इसमें देख रहे हैं हम, तो मैग्नीज कर रहा है, बहुत अलग अलग ऑक्सीडेशन देखिए शो कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें क्यों कहा जाता है इसके बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि डी सब शेल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज ये थी कि जब हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का जो डी सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जिस वजह से उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ऐसा इस वजह से कि डी शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या उनकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर ली थी कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिससे एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो कम एनर्जी गैप होने की वजह से एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी स्ट्रांग होते हैं मेटल्स के। बाकी अगर हम बात करें तो पूरे डी ब्लॉक में टंगस्टन जो है उसकी हाई मेटालिक बॉन्डिंग होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमने पढ़ लिया था कि एक मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। अगेन यही बात है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनकी हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर होती है मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है। ठीक है, फिर हमने स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी कि जो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, और फ्लोरीन भी करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल नहीं कर रहा, जबकि ऑक्सीजन कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि फ्लोरीन की टेंडेंसी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, लेकिन ऑक्सीजन की टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिस वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, फिर हमने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर ली थी। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात की थी। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बहुत इजी, √n+2। हमने ये देख लिया था, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे, क्वेश्चन कह सकते हैं या कुछ एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, तो देख लिए थे कि जैसे अगर हमने कॉपर प्लस या कॉपर 2+, जिंक 2+, CO3+ ये हमने कुछ लिए हैं यहाँ पर, तो कैसे पता चलेगा इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। तो इजीली हमें पता चल जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा पैरामैग्नेटिक, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फुली पेयर्ड वो होंगे, वो होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलिए फिर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कंपाउंड के कलर की बात। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से। ये डी ट्रांजिशन क्या है, डी और डी के बीच में जब ट्रांजिशन होता है, ये हमारा डी सब शेल है। अभी क्या है, ये अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये कैसे रहते हैं, डीजेनरेट रहते हैं। इन्हें एक्सटर्नल फील्ड मिलता है तो ये एक्साइट हो जाते हैं और ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG में। ठीक है, ये 3 ये नीचे चले गए, 2 ऊपर चले गए। ठीक है, T2G और EG में ये स्प्लिट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी एब्जॉर्व करके एक्साइट हो रहा है। अब एक्साइटेड स्टेट में इनकी स्टेबिलिटी होती है कम, और हर एक एलिमेंट या एटम या हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एमिट कर देगा और वापस से अपनी पहले वाली जगह पर आ जाएगा। तो अगर ये एनर्जी एमिट करता है किसी विजिबल रीजन में, जैसे कि 4000 एंगस्ट्रॉम विजिबल रीजन में अगर ये एनर्जी एमिट करता है, तो हमें क्या दिखाई देता है, कलर देखने को मिलता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था विबग्योर के बारे में, विबग्योर बोले या कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। जो कलर एब्जॉर्ब, मान लो रेड और ऑरेंज के बीच का कलर एब्जॉर्ब होता है तो ब्लू और ग्रीन के बीच का कलर जो है वो एमिट होगा। वॉयलेट एब्जॉर्ब होता है तो येलो एमिट होगा, ब्लू एब्जॉर्ब होता है तो ऑरेंज एमिट होगा, ग्रीन एब्जॉर्ब होता है तो रेड एमिट होगा। ठीक है, वॉयलेट और ब्लू के बीच का कोई कलर एब्जॉर्ब होता है तो ऑरेंज और येलो के बीच का कोई कलर
एमिट होगा। ये बात थी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइज। इसके अलावा दूसरी चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी, वो ये थी कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके डी क्या है, इनका डी सबशेल क्या पूरा खाली है, 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं। फिर डी ट्रांजिशन तो तभी होगा ना जब डी में इलेक्ट्रॉन होगा। डी में इलेक्ट्रॉन होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक्साइट होगा, ठीक है, दूसरे जो स्प्लिट हुए हैं शेल्स उसमें जाएगा, फिर एनर्जी को एमिट करेगा। अगर विजुअल रीजन में एमिट करता है तो हमें जो है कलर दिखाई देता है कंपाउंड का। इतनी बड़ी प्रोसेस ही होती है डी ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन कंपाउंड को देखते हैं तो हमें ये तो पता है कि ये पर्पल कलर का है, ये ऑरेंज कलर का होता ही है, ठीक है, जनरल ये कंपाउंड है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन तो हो नहीं रहा। तो किसकी वजह से ये कलर शो करते हैं? तो बच्चों ये कलर शो करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, ठीक है। और ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जो कलर शो होते हैं वो हाईली इंटेंस कलर होते हैं, ठीक है। अब यह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट कर देना है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं। यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि इनका क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हाई होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होने की वजह से ही तो क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो साइज कम होगा, है ना। जेड इफेक्टिव है क्या, न्यूक्लियस का पावर, यानी कि न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर क्या है। जैसे ये हमने लिया यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो यहाँ पर दो चीजें क्या है, एक तो ये जो न्यूक्लियस है ये इन्हें क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन से नहीं, सिर्फ टारगेट इलेक्ट्रॉन की बात, ठीक है, टारगेट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता है 0, लेकिन प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी है प्रोटॉन की वजह से, ये हम जानते हैं भली भांति। नेक्स्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, या हम कहें कि कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। चल, तो ये जो प्रोटॉन है ये क्या करता है, जैसे हमें लाइक चार्जेस के बारे में पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करते हैं, लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है, एक रिपल्शन होता है ना, इस तरीके से क्या होता है, इनके बीच में हमेशा एक रिपल्शन होता है। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे हम कहें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन। तो वैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक दूसरा इफेक्ट है जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये एज अ शील्डिंग यानी एज अ स्क्रीन की तरह ये काम करते हैं। जैसे आप और हम, हमारे बीच में अगर मैं ये हाथ लगा दूं या एक बड़ा कार्डबोर्ड लगा दूं तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, यानी कि बीच में क्या होगा, जो कार्डबोर्ड है वो एक शील्डिंग की तरह एक्ट कर रहा है। वैसे यहाँ पर ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ये एक शील्डिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, अब ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज ही है, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन। और अगर ये रिपल्शन ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज से, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन ज्यादा है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से, तो एलिमेंट का जो हमारे पास एटम है उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, है ना। अट्रैक्शन में तो पास आ जाते हैं, लेकिन रिपल्शन में ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर करेंगे एक दूसरे से, जिस वजह से एटम का साइज जो है वो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियर चार्ज क्या स्ट्रांग है, तो ये यहाँ पर कोई रिपल्शन फोर्स काम ही नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा।
अपनी तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे पॉजिटिव की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, जिससे मान लो साइज पहले इतना था, ठीक है, तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो साइज कम होगा, सॉरी, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, साइज को कम करेगा, ठीक है, और जेड इफेक्टिव अगर कम है तो साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, यहाँ पर एक पॉइंट जो है ये आपको ध्यान देना है कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये दोनों आपस में ऐसे नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं, जेड इफेक्टिव अगर साइज ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, है ना, साइज ज्यादा तो इसी वजह से है क्योंकि जेड इफेक्टिव कम था। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता तो एटम का जो साइज है वो हो जाता छोटा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसका अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा नहीं है, अब अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो जिस वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग ना होने की वजह से ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा और एटम का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज कम होगा, जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो साइज बढ़ेगा। तो दो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि स्मॉल साइज है इनका, इस वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लेकिन स्मॉल साइज किसकी वजह से है, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हाई है इस वजह से साइज स्मॉल है। तीसरी चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, कि वेकेंट डी ऑर्बिटल जो है यहाँ पर अवेलेबल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल के अवेलेबल होने की वजह से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट एसोसिएट विद लिगेंड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो इसी प्रॉपर्टीज की वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से, क्या प्रॉपर्टीज, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वेकेंट डी ऑर्बिटल, इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये लीगेंड के साथ एसोसिएट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए बात करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो ज्यादातर जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कई जगह पर यूज होती है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हमें बनाना है, तो यहाँ पर जो है हम निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इन कैटलिस्ट का यूज यहाँ पर करते हैं। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी एल्कीन है मान लो, अब क्या करना है, ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, यहाँ पर आ जाएगा एक H और यहाँ पर आ जाएगा एक H, ये मिल करके क्या बना देंगे, देखो ये बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर, ये मिल करके बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड यानी कि जो हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, डबल और ट्रिपल वाले, और सैचुरेटेड यानी कि जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। क्लियर। दूसरा है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है, हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, द मेटल एब्सॉर्ब द रिएक्टेंट गैसेस ओवर इट्स सरफेस एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू अकर। तो मेटल क्या करते हैं, रिएक्टेंट गैसेस को एब्सॉर्ब करके अपने सरफेस पर क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को अकर करने या रिएक्शन के लिए। तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्यों शो करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, और दूसरा पॉइंट ये है कि इनके पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिस वजह से ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं या एज अ कैटलिस्ट ये एक्ट करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
तो ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पर किसी भी मेटल का, मान लो ये हमने, मान लो कि हमने क्रोमियम का लैटिस बनाया है, तो इसके बीच में जो स्पेस है इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड। ठीक है, तो इन वॉइड में आकर के कोई नॉन मेटल जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये स्मॉलर साइज का एटम होना चाहिए, एटम जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये सभी आने चाहिए, ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं, तो मिल करके क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर हम क्रोमियम के साथ कार्बन डाल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कार्बाइड। ठीक है, वैसे अगर हम आयरन के साथ कार्बन डालते हैं तो ये बनाता है Fe3, जिसको हम बोलते हैं सीमेंटाइट। क्या बनाता है, सीमेंटाइट। तो वैसे ही अलग अलग इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे कि कार्बाइड और सीमेंटाइट फॉर्म करते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जब कोई स्मॉलर एटम ये ट्रैप हो जाते हैं इन इंटरस्टिशियल वॉइड में। ये पहले स्पेस कैसा था, जैसे मान लो ये क्रोमियम है, पहले ये इस तरीके से खाली था ये स्पेस। ठीक है, फिर जब कोई भी स्मॉलर एटम यहाँ पर ट्रैप हो जाता है तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या है कि इनकी हार्डनेस ज्यादा है ना, इससे हार्डनेस बढ़ जाती है, डक्टाइलिटी कम हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हार्डनेस बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा बढ़ेगा, डक्टाइलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।